हेलो एवरीवन। द एज ऑफ रेवोल्यूशन को आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इस वाले टॉपिक में बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं। तो आज का टॉपिक है द हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। इस टॉपिक में हमें देखना है कि किस प्रकार यूरोप में आर्थिक परिस्थितियां बदतर होती चली गईं और उसके परिणाम स्वरूप यूरोप के बहुत सारे किसान मजदूर, उन्हें भोजन की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे लोग भूखमरी का शिकार हो रहे थे और यही एक यूरोप में बड़े विद्रोह का कारण बनता चला गया। तो शुरुआत करेंगे कि इकोनॉमिक हार्डशिप क्या थे, क्या आर्थिक परिस्थितियां थी, क्या आर्थिक कठिनाइयां थी, और उसके बाद देखेंगे कि वही परेशानियां बाद में रिवोल्ट का कारण बन जाती हैं। पहला पॉइंट है द 1830s वर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 का दशक यूरोप में भारी आर्थिक कठिनाई का वर्ष था। दूसरा पॉइंट है द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी saw an enormous increase in population all over यूरोप। और जो 19वीं शताब्दी का पहला पूर्वार्ध था, फर्स्ट हाफ था, उसमें यूरोप में भारी जनसंख्या वृद्धि देखी गई। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक हार्डशिप इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि इकोनॉमिक कठिनाइयां तो साथ ही साथ थीं, इसके परिणाम स्वरूप यूरोप के जितने भी अधिकांश देश थे उसमें जॉब सीकर्स की, नौकरी चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार थे, उनकी संख्या कम होने लगी। और ये तो स्वाभाविक ही है क्योंकि जब किसी देश की आर्थिक परिस्थितियां बदलेंगी तो लोग नौकरी की खोज में ज़्यादा निकलेंगे, बल्कि नौकरी प्रोवाइड करने वालों की संख्या क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। अब क्या हुआ? शहरों शहरों में छोटे उत्पादकों को इंग्लैंड से सस्ते मशीन निर्मित सामानों के आयात से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। जहां औद्योगिकरण महाद्वीप की तुलना में अधिक उन्नत था या अधिक एडवांस था। मतलब ये हुआ कि जो टाउन्स में छोटे-छोटे प्रोड्यूसर थे, जो सामानों को बनाते थे, उनको इंग्लैंड से मशीन से बने हुए सामानों जो आयात होते थे, उनसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि इंग्लैंड में उस समय इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो गया था, औद्योगिकरण हो गया था, बहुत सारी मशीनें लग गई थीं। जैसे आप एक सिंपल उदाहरण से समझिए, जैसे यदि हाथ से आपकी दादी या मम्मी स्वेटर बुनती हैं, तो हाथ से स्वेटर बुनने में करीब हफ्तों 2 हफ्ते लग जाती हैं। लेकिन वही स्वेटर मशीन यदि हमारे पास हो तो 1 घंटे 2 घंटे में ही बन जाते हैं। तो आप स्वेटर हाथ से बनाओगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन मशीन से तुरंत बन जा रहा है। तो स्वाभाविक है जो मशीन से बना हुआ प्रोडक्ट होगा, स्वेटर होगा, वो सस्ता होगा। तो क्या आपके दादी या आपके मम्मी के हाथ से बनाया हुआ स्वेटर कितना लोग डिमांड करेंगे? कोई खरीद पाएगा यदि वो बेच रही हो तो? बहुत ही कम। तो उन्हें कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ा और बहुत सारे नुकसान भी झेलना पड़ेगा ही। 5वां पॉइंट है दिस वाज स्पेशली ऑन in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partially mechanized। यह विशेष रूप से कपड़ा उत्पादन में था, जो मुख्य रूप से घरों व छोटी कार्यशालाओं में किया जाता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। मतलब ये कंपटीशन ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा था, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले जो छोटे-छोटे उद्योगी थे, वो घर में ही बनाते थे। लेकिन अब बहुत सारे मशीन आ गए हैं, तो उनके साथ तगड़ा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट है, इन दोज रीजन ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉय द पावर, प्रेजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। और ऐसे क्षेत्र यूरोप के जहां पर कुलीन वर्ग के पास अभी भी सत्ता थी, वहां के किसान सामंती जो ड्यूज और ऑब्लिगेशन थे, उनके बोझ के तले संघर्ष कर रहे थे। उन्हें अभी भी कर्ज चुकाना पड़ रहा था। अब जब पीजेंट्स या वर्कर्स कर्ज के तले दबे रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो एरिस्टोक्रेसी या वहाँ के राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देंगे, बहुत सारे रिवोल्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे पीजेंट इस चित्र में दिखाया गया है कि 1848 में जो किसान हैं, वो रिवोल्ट कर रहे हैं एरिस्टोक्रेसी के प्रति या फिर वहाँ के जो कंजर्वेटिव रिजिम है उसके प्रति। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, वहाँ की व्यवस्था से तंग आ चुके हैं। उन्हें भोजन ही नहीं मिल रहा, तो कब तक वहाँ की व्यवस्था का सम्मान करेंगे? स्वाभाविक है, वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने में उतर जाएँगे।
अगला पॉइंट है द द राइज ऑफ फूड प्राइसेस लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड द कंट्री। अब क्या हुआ, जो खाद्य पदार्थ है, जो जितने भी फूड्स थे, उनकी कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, जिसके कारण शहरों और गांव में व्यापक गरीबी फैल गई। लोग गरीबी का शिकार होने लगे और यही एक अच्छा बैकग्राउंड तैयार कर रहा था रिवोल्ट का। और फ्रांस के पेरिस शहर में 1848 में रिवोल्ट होता है। लोग सड़कों पर आ जाते हैं। In the year of 1848, food shortage and widespread unemployment brought the population on Paris out of the roads. अब 1848 में फूड शॉर्टेज, भोजन की कमी और व्यापक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ने वहां के लोगों को रोड्स पर ला दिया। यानी अब लोग प्रदर्शन करने के लिए अब रोड्स पर आ गए हैं। Barricades were erected and Louis Phillips was forced to flee. अब जितने भी बैरिकेड्स थे वो लगाए गए, लेकिन लुई फिलिप्स को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जब जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में 1830 में, तो उस समय जुलाई रेवोल्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई थी और उसके लीडर्स किसके लीडरशिप में, लुई फिलिप के। लेकिन धीरे धीरे फ्रांस में वहाँ की आर्थिक स्थितियां गड़बड़ होती चली गई। परिणाम ये हुआ कि 1848 में अब जो पीजेंट्स थे, वहाँ के वर्कर थे, अब रोड पर आ गए और परिणाम ये भी हो गया कि जो लुई फिलिप था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, उसे पद छोड़कर भागना पड़ रहा है। नेशनल असेंबली proclaimed a republic, granted suffrage to all adult male above 21 and guaranteed the right to work। एक नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा की और 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया और उन्हें काम करने की गारंटी दी गई। साथ ही साथ नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। अब इसके साथ ही साथ लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाएं भी स्थापित कर दी गई। तो ये रहा थियरी पोर्शन। एक बार फिर से समराइज करते हैं कि क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी यूरोप में। 1830 का दशक, यूरोप में आर्थिक परिस्थितियां बहुत ही गड़बड़ होती चली गई। इसके साथ साथ यूरोप में 19th सेंचुरी में के फर्स्ट हाफ में वहाँ की पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगी। साथ ही साथ वहाँ के लोगों को जॉब सीकर ज्यादा बना दिया इस परिस्थितियों ने और एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम लोगों को मिलना शुरू हुआ। इसके साथ साथ जो छोटे कारीगर थे, उन्हें इंग्लैंड से बने बनाए जो मशीन थे, इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्ट थे, उनसे बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता था। परिणाम ये हुआ कि जो किसान थे, पीजेंट्स थे, उनकी आर्थिक स्थितियां बदलती चली गईं, बिगड़ती चली गईं और 1848 में पेरिस में लोग रोड पर आने पर मजबूर हो गए और राजा के खिलाफ, वहां के मोनार्की के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पड़े। लुई फिलिप पद को छोड़कर भाग गया और एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था को स्टेब्लिश किया गया। साथ ही साथ वहाँ के लोगों को 21 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए और काम करने का अधिकार भी दिया गया। साथ ही साथ एक वर्कशॉप बनाया गया, एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक पर बोर्ड एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 2025 में पूछा गया है। प्रश्न है द 1830s वर कंसिडर द बिगिनिंग ऑफ ग्रेट डिफिकल्टीज इन यूरोप, एनालाइज द स्टेटमेंट। कह रहा है कि 1830 का दशक यूरोप में एक कठिन दौर का शुरुआत माना जाता है। इस स्टेटमेंट को एनालाइज करिए। तो 1830 का दशक, इकोनॉमिक कंडीशन तो बहुत ही हार्डशिप वहाँ शुरू हो गया था। तो यही सारे 5-6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया था। साथ ही साथ कंपटीशन, जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे, उनसे कंपटीशन फेस करना पड़ता था जो छोटे प्रोड्यूसर्स थे। साथ ही साथ किसानों की स्थितियां खराब होती चली गई, भोजन नहीं मिल पा था और इसी का परिणाम हुआ कि रिवोल्ट्स होना शुरू हो गए। तो यही सारे 4-5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इसके अलावा 2022 में एक प्रश्न पूछा गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। सेकेंड हाफ द 18th सेंचुरी में यूरोप के किस देश में औद्योगिकरण शुरू हुआ। तो औद्योगिकरण की शुरुआत ही माना जाता है इंग्लैंड से हुआ। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 2017 में पूछा गया प्रश्न है, डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप इन 1930s। या फिर बहुत लैंग्वेज बदल बदल के किसी भी तरह से आपके सामने प्रश्न आ जाए, यदि आपको कंसेप्ट तैयार है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे उसी को अलग लैंग्वेज में दिया है, डिस्क्राइब द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप दैट प्रिवेल्ड इन यूरोप ड्यूरिंग 1830।
The 1830s were year of the great economic hardship in Europe. Explain. The decade of 1830s brought great economic hardship in Europe. Support the statement with argument. वही सारे इकोनॉमिक हार्डशिप बतानी है आपको कि किस प्रकार 1830 के दशक में पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, लोग जॉब सीकर बन गए, इसके साथ साथ फूड की कमी लोगों को होने लगी, लोग पेरिस में सामने आए और राजा के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, ये सारी परिस्थितियां हुई। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। रिवाइज करते रहिएगा।